हेलो, क्या हाल है। अभी तक क्या पढ़ा है अपन ने? व्यतिकरण पढ़ा है। और व्यतिकरण में क्या पढ़ लिया? उसका गणितीय रूप पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा है? विवर्तन। कुछ भी नहीं है। इधर देखो, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? प्रकाश किरण जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। अगर इस तरह से यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं, यहाँ कोई पर्दा है, तो जो अपन ने पढ़ा है उसके अनुसार तो इनको यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर भी जाना चाहिए, यहाँ पर भी जाना चाहिए। क्या इधर जाना चाहिए? नहीं। लेकिन प्रायोगिक रूप से क्या देखते हैं कि ये जो प्रकाश है वो यहाँ तक जा रहा है, इस जगह तक ये एक्स्ट्रा। और ये समझ में बात। इसी तरह अगर प्रकाश इस तरह से है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, प्रकाश स्रोत यहाँ पर है, तो प्रकाश किरणों को यहाँ से अगर आ रही हैं तो इनको यहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन हमको कहाँ तक मिलती है? यहाँ तक मिलती है, ये यहाँ तक जाती है। तो यहाँ पर अपन को क्या दिखाई दे रहा है? जो प्रकाश किरणें हैं वो इन किनारों से टकराकर इसकी छाया की ओर मुड़ गई है। तो ये जो मुड़ना है इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का विवर्तन। इसी तरह से अगर देखो, अगर इस तरह की कोई रुकावट आ जाए, यहाँ से प्रकाश स्रोत हैं, जो प्रकाश किरणें आ रही हैं इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो प्रकाश किरण यहाँ से मुड़ेगी तो यहाँ तक जाएगी, ये मुड़ेगी तो यहाँ तक जाएगी। इसकी छाया इतनी बड़ी ना होकर इतनी सी हो जाती है। और ये समझ में बात। अगर ये पर्दा और दूर होता तो ये प्रकाश किरण यहाँ तक चली जाती, ये वाली यहाँ तक चली जाती, तो अपन को ये वाला पूरा का पूरा एरिया चमकीला दिखाई देता। तो क्या यहाँ पर छाया बनती? नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को विवर्तन की वजह से इस वाली रुकावट की छाया ही दिखाई नहीं देती। और इसका लाइव एग्जांपल देखोगे? ये देखो, क्या इस पेन की आपको छाया दिखाई दे रही है बोर्ड पर? नहीं। दिख भी रही होगी थोड़ी बहुत तो मेरे हाथ की, क्योंकि मेरा हाथ बड़ा है, पेन तो दिख भी नहीं रहा होगा। क्यों नहीं? ट्यूबलाइट बहुत दूर है, प्रकाश स्रोत बहुत दूर है, इससे प्रकाश किरणें जो आ रही हैं उधर से, वो इधर से निकल के इधर जा रही हैं, इधर से निकल कर उधर जा रही हैं, तो बोर्ड पर इसकी छाया नहीं बन रही है। तो प्रकाश के विवर्तन में सीधा सा इसकी अगर डेफिनेशन है तो क्या लिखेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी रुकावट से टकराकर रुकावट की छाया की ओर मुड़ जाती है, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। अब अपने सिलेबस में दो विवर्तन हैं। पहला है फ्रेनेल और दूसरा है फ्रॉनहोफर। इन दोनों ने समझाने की कोशिश की विवर्तन को, तो इनके नाम पर विवर्तन के प्रकार हो गए और कुछ भी नहीं है। तो देखो, पहला अपन देखते हैं फ्रेनेल। फ्रेनेल क्या कहता है कि जब प्रकाश स्रोत और रुकावट, प्रकाश स्रोत और रुकावट बहुत पास हो, ज्यादा दूर नहीं हो, है ना। प्रकाश स्रोत, रुकावट और जहां पर अपन प्रेक्षण कर रहे हैं, प्रेक्षण बिंदु यानी कि पर्दा, ये ज्यादा दूरी पर नहीं हो, परिमित दूरी पर हो, तो अपन कौन सा विवर्तन मानेंगे? फ्रेनेल विवर्तन। क्यों मानेंगे? क्योंकि देखो इसने कैसे समझाया कि अगर प्रकाश स्रोत पास में है तो इसका तरंगाग्र जैसे ये गोलाकार ही आएगा, गोले तरंगाग्र आएगा, और गोले तरंगाग्र की प्रकाश किरणें इस तरह से आती हैं, ये इस तरह से आती हैं, तो ये सीधी कहाँ जाएंगी? यहाँ जाएंगी। ये सीधी कहाँ जाएंगी? यहाँ जाएंगी। तो अपन को इतना सारा एरिया क्या मिलेगा? चमकीला मिलेगा। यहाँ से देखो, जबकि ये रुकावट है ना यहाँ पर, तो अगर प्रकाश किरणें इधर से आ रही हैं तो अपन को यहाँ पर काली छाया मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये सीधी निकल जाती हैं। तो फ्रॉनहोफर यही कहता है कि इन किनारों से जिन द्वितीयक तरंगिकाओं को रोका नहीं जा सकता,
क्योंकि अपन जानते हैं ये तरंगाग्र यहाँ पर आकर द्वितीयक तरंगिकाएं बनाएगा, तो फ्रोना पर क्या कहता है कि रुकावट के द्वारा जिन द्वितीयक तरंगिकाओं को नहीं रोका जा सकता उनके कारण विवर्तन की घटना घटित होती है। अब दूसरा जो है इसमें इतना सही है, याद यही रखना है कि ये कब होगा, कब बोलेंगे, जब स्रोत, रुकावट और प्रेक्षण बिंदु परिमित दूरी पर हो तो अपन क्या बोलेंगे, उसको फ्रेनेल विवर्तन बोलेंगे। अब जो दूसरा है वो है फ्रॉनहोफर। इसका जो तीव्रता ग्राफ होता है यहाँ पर वो इस तरह का होता है, ठीक है। जहां तक प्रकाश किरणें रहेंगी वहां तक लगभग इस तरह का इसका तीव्रता ग्राफ होता है। दूसरा जो है वो है फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर कहता है कि यदि प्रकाश का जो स्रोत है वो और प्रेक्षण बिंदु रुकावट से अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी का मतलब बहुत दूर हो, तो यानी अपना स्रोत इधर है, अब स्रोत इधर है तो इससे तो गोलीय तरंगाग्र आएगा इस तरह से। लेकिन अगर अपन यहाँ पर, भाई अपन को तो पास में ही रखना है स्रोत, अपन अनंत पर तो रखने जा नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या रख दें, उत्तल लेंस रख दें और उसके फोकस पर क्या रख दें, अपन ये रख दें स्रोत, तो फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, तो ये समांतर आ जाएंगी। अपन को तो समांतर तरंगाग्र चाहिए, क्योंकि अनंत का मतलब क्या है, तरंगाग्र समांतर होना चाहिए। अब देखो यहां से समांतर तरंगाग्र आया, ये दोनों बिंदु अपने क्या है, रुकावट के बिंदु हैं, तो यहां से इधर भी समांतर तरंगाग्र ही निकलना चाहिए। तो यहां पर अपन को क्या मिलता है कि यहां से यहां तक अपन को चमकीला मिलता है, ये प्रकाश यहां पर भी पहुंचता है और यहां पर भी पहुंचता है इधर से, तो प्रकाश मुड़ा, ठीक है। ये जो क्यों मुड़ा ये सब तो अपन अभी पढ़ेंगे, लेकिन फ्रॉनहोफर में अपन को क्या देखना है कि जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों इससे रुकावट से बहुत दूर हो तो कौन सा विवर्तन होगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन होगा। इसका जो तीव्रता ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, बढ़ता हुआ, यहाँ जो बीच वाला है वो सबसे बड़ा होता है, फिर वापस कम होने लग जाता है, ठीक है ना। इस तरह से इसका तीव्रता ग्राफ होता है। अब अपन अगर इसकी एकल झिर्री के कारण फ्रॉनहोफर विवर्तन देखें, इसने क्या है, एकल झिर्री का फ्रॉनहोफर विवर्तन का जो कैलकुलेशन और जो एक्सपेरिमेंट किया उसको पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। देखो क्या होगा, यहां पर एक अपना रुकावट है, यहां पर अपना प्रकाश स्रोत है जो आ रहा है इस तरह से, तो अपना यहां पर एक समतल तरंगाग्र बनेगा, ये तो होगा A, ये होगा B। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, होता तो ये छेद जो है बहुत छोटा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि अपन को समझने में आसानी रहे। तो ये वाला बिंदु तो अपना A बिंदु, ये वाला बिंदु अपना B बिंदु। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये अपना यहाँ पर पर्दा है, अपन को थोड़ा सा व्यतिकरण का भी नॉलेज होना चाहिए। व्यतिकरण में अपन ने देखा था जब दो स्रोत होते हैं और वो दोनों स्रोत किसी जगह पर अतिव्यापित होते हैं या मिलते हैं तो अपन को व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। कहीं पर तो तीव्रता ज्यादा प्राप्त होती है, कहीं पर तीव्रता कम प्राप्त होती है, ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखो इधर से तरंगाग्र आया तो इन रुकावट के दोनों किनारों पर अपन को स्रोत में यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएं बनेंगी, यहां से भी एक तरंग इधर जाएगी और यहां से भी एक तरंग इधर जाएगी। ये बीच वाला जो बिंदु है इसको मैंने M मान लिया और इसको मैं यहां पर C मान लेता हूं, ठीक है। इसको मैं, ये वाला जो कोण है पूरा ये है थीटा, थीटा का मतलब
जो अपना जो फ्रिंज बन रही है या जो चमकीला या अंधकार वाला, अदीप्त या दीप्त, जो भी पॉइंट अपन को मिलेगा उसकी कोणीय दिशा, ये क्या है, कोणीय दिशा। इसको फाई भी ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा। अब देखो ये m क्या है, मध्य बिंदु। अब प्रायोगिक तौर पर अपन को क्या प्राप्त हुआ, इस प्रयोग को किया तो क्या प्राप्त हुआ कि देखो यहां से अगर मैं लंब डाल दूं, ये लंब है, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा डैश 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 करके मिला देता हूं, ठीक है ना, या फिर मैं इसको तरंगाग्र ही बना देता हूं। ये अपना जो लाल लाल है ना, ये है अपना तरंगाग्र, ठीक। अब देखो ये दोनों पास पास ही तो हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो बराबर ही हुई। यहां पर P मानूं तो मैं इन दोनों तरंगों के बीच में पथांतर निकालूं तो पथांतर क्या होगा, BP माइनस AP, यही होगा ना। यहां पर अगर Q बिंदु है तो मैं BQ कैसे निकालूंगा, इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर दूं तो यही बच जाएगा। अरे समझे बात, तो ये क्या आ गया अपना BQ। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। कि ऐसा क्यों है, हाँ? तो देखो ये पूरा थीटा है, यानी ये वहां भी थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा। मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ भाई, यहाँ पर भी एक और बड़ा, मैं समझा के वापस मिटा दूंगा। ये इस तरह से लाइन निकल रही है, ये वाला थीटा है और एक लाइन इस तरह से जा रही है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। ये वाला थीटा है तो ये कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा, और ये भी थीटा है, सॉरी ये 90, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको तो ध्यान रखना है कि ये वाला कोण भी क्या होता है, थीटा ही होता है, ठीक। अब देखो ये जो तरंगाग्र है इसकी लंबाई है अपने पास स्मॉल a, क्या है, स्मॉल a। अब मैं अगर इस थीटा का वैल्यू निकालू साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इस थीटा के लिए लंब तो हो गया BQ, अपॉन में कर्ण क्या हो गया A, तो यहां से BQ बराबर क्या हो गया, A साइन थीटा। यानी अपना जो पथांतर आया वो कितना आया, A साइन थीटा। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। पथांतर कितना आया अपना, A साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। अब अगर P बिंदु पर, अब देखो अपन ने प्रायोगिक तौर पर क्या देखा कि जब ये पथांतर कितना था, लेमड़ा, कितना था, लेमड़ा। यदि BQ बराबर लेमड़ा है तो P बिंदु क्या होगा, अदीप्त। अपन को यहां पर क्या मिल रहा है, अंधकार, काली फ्रिंज मिल रही है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझते हैं, लेकिन पहले इसके लिए कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। तो यहां से पहली जो फ्रिंज मिली काली, पहली काली फ्रिंज कब मिली, जब BQ बराबर क्या था, लेमड़ा था। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, A साइन थीटा बराबर लेमड़ा, यहाँ थीटा 1 रखू तो यहां से अब अगर थीटा बहुत छोटा है तो इस साइन थीटा को थीटा भी लिख सकता हूं, तो थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, लेमड़ा अपॉन में A। इसी तरह अगर मैं करता जाऊं तो थीटा n बराबर क्या हो जाएगा, n लेमड़ा अपॉन में A। तो ये सब तो हो गया अपनी काली फ्रिंजों के लिए। n का मान क्या होगा, n बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। n का जो भी मान रखेंगे रखते जाएंगे और अपना किसकी वैल्यू आती जाएगी, थीटा की वैल्यू आती जाएगी। यहां से थीटा की निकालना चाहो तो थीटा की, और यदि मैं इस वाले त्रिभुज से देखूं, बड़े वाले से, तो ये वाला जो है ये d है दूरी, और इसको मैं पोजीशन मानूं y। अगर y पोजीशन मानूं
तो y बराबर क्या हो जाए, साइन थीटा बराबर देखो टेन थीटा और साइन थीटा लगभग बराबर ही होगा, तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन में d। तो y अपॉन में d बराबर क्या हो जाएगा, n लेमड़ा अपॉन में a। d को उधर भेज दूं तो y बराबर n लेमड़ा d अपॉन में a। तो ये वाला फॉर्मूला भी अपन काम में ले सकते हैं। ये क्या बताएगा अपन को, पहली काली फ्रिंज की c से दूरी, c से कितनी दूरी पर बनेगी, y दूरी पर। क्या से डालेंगे, n का वैल्यू डाल देंगे, a का वैल्यू डाल देंगे, d का डाल देंगे, लेमड़ा का डाल देंगे। क्लियर है। अब देखो अपन को वहां पर काली क्यों मिल रही है, ये देखो साहब, यहां देखो अगर यहां से a और b के बीच में पथांतर क्या है, लेमड़ा है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, मध्य बिंदु क्या है इनका, ये m है, m मध्य बिंदु है, तो यहां का जो पथांतर होगा वो लेमड़ा बटे 2 होगा। अब ये जो स्रोत पूरा का पूरा है, यहाँ पर केवल 2 ही स्रोत नहीं है, यहाँ पर अनगिनत स्रोत हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्रोतों से तरंगे जा रही होंगी। तो देखो अब मैं फिर ये 2 तरंगे ले लेता हूँ। मान लिया यहाँ पर कितने स्रोत हैं, 100। अगर 100 स्रोत हैं तो ये पहला होगा, उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 50वां होगा और ये 100वां होगा। तो जब पहली तरंग जो यहाँ मिल रही है, पहली तरंग और ये 51वीं तरंग मिलेगी, पहली और 51वीं या पहली और 50वीं जो भी मिलेंगी, इन दोनों का जो ग्रुप बना उनके बीच में तरंगाग्र पथांतर कितना होगा, लेमड़ा बटे 2। और अपन जानते हैं व्यतिकरण में जब पथांतर लेमड़ा बटे 2 होता है या इसका पूर्ण गुणज होता है तो क्या बनता है, वहां पर काली फ्रिंज बनती है। तो यहां पर देखो अपन ने इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांटा ना, तो यहां से पहली तो किससे कैंसिल हो जाएगी, 50वीं से, दूसरी किससे हो जाएगी, 51वीं से, तीसरी किससे हो जाएगी, इसी तरह जो 49वीं है वो किससे खत्म हो जाएगी, 100वीं से। आगे समझे बात, जो लास्ट वाली जो है वो 100वीं से खत्म हो जाएगी सबके बीच में, क्योंकि सबके ग्रुप बन रहे हैं और सबके बीच में पथांतर कितना आ रहा है, लेमड़ा बटे 2, लेमड़ा बटे 2। इस कारण अपनी यहाँ पर कौन सी फ्रिंज बनती है, चमकीली। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह लेमड़ा बटे 2 की लेमड़ा की जगह a और b में अगर पथांतर कितना हो, 2 लेमड़ा हो, अगर 2 लेमड़ा हो तो इसको अपन बराबर 4 भागों में बांट सकते हैं। देखो 1 2 3 और ये 4, ये यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। इन दोनों के बीच में देखो ये भी लेमड़ा बटे 2, ये भी लेमड़ा बटे 2, ये भी लेमड़ा बटे 2, ये भी लेमड़ा बटे 2। तो 4 बराबर भागों में बांटा तो 1 25 50 75 और 100। इस तरह से ये स्रोतों के नाम कर दिए मैंने। पहला स्रोत, 25वां स्रोत, 50वां स्रोत, 75वां स्रोत और 100वां स्रोत। तो पहले स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण किससे जाकर मिलेगी, 25वें से। तो इन दोनों के बीच में पथांतर कितना हो गया, लेमड़ा बटे 2, कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी किससे जाके मिलेगी, 26वें से। तीसरी किससे जाकर मिलेगी, 27वें से। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा समूह लेमड़ा बटे 2, लेमड़ा बटे 2 पथांतर में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये भी पूरा का पूरा समूह बन रहा है, तो ये भी एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जब भी सम संख्या में यानी लेमड़ा का पूर्ण गुणज आ जाए पथांतर में, तो वहां पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, काली फ्रिंज बनेगी। यानी यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, n लेमड़ा ले लिया। n की कोई भी वैल्यू हो सकती है पूर्णांक में। आगे समझ में बात। अब देखो चमकीली फ्रिंज के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जब अपन ने प्रायोगिक तौर पर देखा कि वहां पर जो पथांतर है BQ, ये किसके बराबर था, यदि BQ जो है लेमड़ा बटे 2 का विषम पूर्णांक यानी मान लो यहाँ पर आ गया 3, यानी 3 लेमड़ा बटे 2 अपना पथांतर अपन को मिला, तो अपन को वहां पर क्या मिली, चमकीली फ्रिंज मिली। जबकि अपन ने व्यतिकरण में देखा था कि अगर विषम पूर्णांक आता है तो कौन सी बनती है, काली फ्रिंज बनती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लो।
पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बी क्यू बराबर 3 लेमड़ा बटे 2 करेंगे तो साइन थीटा, ए साइन थीटा बराबर क्या हो गया 3 लेमड़े बटे 2। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 लेमड़ा अपॉन में 2a। अगर मैं थीटा एन के लिए निकालूं साइन थीटा एन तो कितना हो जाएगा एन लेमड़ा अपॉन में 2a, एक फॉर्मूला तो ये हो गया अपना। और अगर इसकी जगह y बटे डी लिखूं तो n लेमड़ा अपॉन में 2a, तो y बराबर क्या हो जाएगा n लेमड़ा अपॉन में 2a इंटू में कैपिटल D। ये तो हो गया अपना न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन। अपन को क्या करना है, समझना है कि भाई यहाँ पर पहले जो व्यतिकरण हो रहा था उसमें चमकीली फ्रिंज नहीं बन रही थी, वहां पर तो अंधेरा हो रहा था, लेकिन अब चमकीला क्यों हो रहा है, तो ये देखो क्यों हो रहा है। अब देखो ये जो लेमड़ा बटे 2 है, ये अगर मैं ए से बी के बीच में पथांतर है, ये मध्य बिंदु है, तो मैं इसको अब देखो 3 बराबर भागों में बांट सकता हूँ। 3 लेमड़ा बटे 2 है ना, तो ये भी लेमड़ा बटे 2, ये भी लेमड़ा बटे 2 और ये भी लेमड़ा बटे 2। ये पहला स्त्रोत, ये 33वां स्त्रोत, ये 67वां स्त्रोत और ये 100वां स्त्रोत। बहुत सारे स्त्रोत होते हैं क्योंकि इसके बीच में तो 2 स्त्रोत तो है नहीं, बहुत सारे। तो देखो ये जो पहला स्त्रोत है उसके और 33वां स्त्रोत जो है उसके, इनके बीच में जो पथांतर है वो कितना मिलेगा अपन को, लेमड़ा बटे में 2 पथांतर मिलेगा। तो पहला और 33वां एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अपन जानते हैं व्यतिकरण होता है तो क्या होगा, जब भी पथांतर लेमड़ा बटे 2 होता है विनाशी व्यतिकरण होता है। तो पहला और 33वां कौन सा व्यतिकरण करेंगे, विनाशी। दूसरा और 34वां विनाशी, तीसरा और 35वां विनाशी। ऐसे करते करते 33वां 67वें के साथ क्या करेगा, तो ये पूरा का पूरा समूह तो खत्म हो गया, ये तो विनाशी व्यतिकरण में चले गए। अब ये देखो जैसे ही 68वां आएगा, 68वें के लिए यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत नहीं है, 59वें के लिए, 69वें के लिए नहीं है, 70वें के लिए नहीं, इधर बाकी वालों के लिए नीचे कोई प्रकाश स्रोत है ही नहीं जिनके साथ में पथांतर कितना हो, लेमड़ा बटे 2 हो। तो ये यहाँ से लेकर ये वाले स्रोत कहाँ पर पहुंच जाएंगे, अपने पर्दे पर पहुंच जाएंगे और अपन को क्या मिलेगा, चमकीला मिलेगा। लेकिन ये जो चमकीला मिलेगा इसकी तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता से क्या होगी, थोड़ी कम होगी। और कम होने का कारण क्या है, देखो यहाँ जो केंद्रीय फ्रिंज थी उसमें तो सभी समान कला में मिलकर ये पूरा का पूरा प्रकाश जो था समपोषी व्यतिकरण कर रहा था। लेकिन यहाँ पर तो देखो इस पूरे प्रकाश का केवल 1/3 भाग ही पहुंच रहा है, तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। आ रही समझ बात। अब देखो ये मैंने तो 3 लेमड़ा बटे 2 लिया था, अगर मैं 5 लेमड़ा बटे 2 ले लूं, अगर मैं इसके 5 लेमड़ा बटे 2 लूं तो कितने भाग हो जाएंगे, 5 भाग हो जाएंगे बराबर के। ये 1 2 3 4 हो गए। ये भी लेमड़ा बटे 2, ये भी लेमड़ा बटे 2, ये भी लेमड़ा बटे 2, लेमड़ा बटे 2 और ये भी लेमड़ा बटे 2। तो कितने लेमड़ा बटे 2 हो गए, 5। तो वही इस ये वाले दोनों झुंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले दोनों झुंड समूह आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अपने को कौन सा भाग मिल जाएगा, 1/5 भाग। ये वाला भाग कहाँ पहुंचेगा अपना, वहां पर पहुंचेगा, कहाँ पर, इस बिंदु पर, ठीक है ना। तो ये मिलेगी अपन को दूसरा दीप्त बिंदु, तीसरा दीप्त बिंदु। पहला दीप्त बिंदु कब मिलेगा, जब n3 होगा, 3 लेमड़ा बटे 2 पर पहला दीप्त बिंदु मिलेगा, 5 लेमड़ा बटे 2 पर दूसरा दीप्त बिंदु मिलेगा। तो क्या होगा, तीव्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा तीव्रता दूसरा जो दीप्त बिंदु का थोड़ी कम, फिर और थोड़ी कम, फिर और थोड़ी कम। तो इसकी वजह से इस तरह से जो अपना तीव्रता का इसका ग्राफ बनता है वो किस प्रकार का बनता है, इस तरह का। ये केंद्रीय फ्रिंज बहुत चौड़ी भी होती है और तीव्रता भी ज्यादा होती, तो इस तरह से इसका तीव्रता ग्राफ बनता है। इसकी जो चौड़ाई होती है बाकी की जो चौड़ाइयाँ होती हैं उनसे क्या होती है, दुगनी होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सी बिंदु है तो एक आधी तो इधर होगी और आधी इधर हो, तो इधर भी n लेमड़ा होगा, इधर भी n लेमड़ा होगा। तो ये जो दोनों तरफ की जो है मिलकर कितनी हो जाएगी अपनी 2।
चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 2 दुगनी हो जाएगी, मतलब इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे ना तो अपनी कुल चौड़ाई आ जाएगी। आ रही है समझ बात भाई। ये भी y, ये y निकाला अपन ने, तो n बराबर इसमें क्या रखेंगे 1, n बराबर इसमें भी क्या रखेंगे 1, ठीक है ना, और दोनों को जोड़ देंगे तो अपनी कुल चौड़ाई आ जाएगी। पहली है तो आ रही समझ में बात, क्लियर है। चलो फिर सॉरी, ये 3 लाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 2n+1, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होगा 2n+1। विषम लाना है ना, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक के लिए क्या होगा 2n+1। और ये जो n बराबर है ये 1 2 3 डैश कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1, ठीक, इधर भी n बराबर 1, तो n बराबर 1 यहाँ रखकर तो यहाँ हो जाएगा 3 लैम्बडा बटे 2a इंटू डी, है ना, इधर भी 3 लैम्बडा बटे 2a इंटू में डी। तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, देखो 3 लैम्बडा बटे में 2a इंटू में डी, 3 लैम्बडा बटे 2a इंटू में डी, दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3 लैम्बडा इंटू में डी अपॉन में 2a, इससे ये कट गया, यानी 3 लैम्बडा डी अपॉन में a। तो देखो ये इससे दुगनी आई रही है, ठीक है ना। जो केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई है बाकी की जो फ्रिंज है उनसे क्या होती है दुगनी होती है। तो ये अपना होता है विवर्तन के बारे में ऑल अबाउट, सब कुछ अपन ने विवर्तन के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में देख लिया कहाँ पर चमकीली फ्रिंज बनती हैं और क्यों बनती हैं, कहाँ पर काली फ्रिंज बनती है और क्यों बनती है। अगर मैं इसको प्रायोगिक तौर पर करके देखूं और मैं एक इधर से टॉर्च लगाकर मैं बोर्ड पर डालूं तो इसका जो प्रतिरूप है ना वो इस तरह का बनेगा। ये पहली चमकीली फ्रिंज बहुत ज़्यादा चौड़ी बनेगी, ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरी चमकीली फ्रिंज, फिर तीसरी चमकीली फ्रिंज, फिर चौथी चमकीली फ्रिंज, इस तरह का अपन को प्रतिरूप प्राप्त होगा व्यतिकरण का। क्लियर है। इनकी तीव्रता भी कम होती जाएंगी, सबसे ज़्यादा चमकीला उससे कम उससे कम उससे कम, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया अपना विवर्तन पूरा। अब यहाँ इसके बाद आता है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो व्यतिकरण कब होता है, देखो जब प्रकाश स्रोत कितने हो 2 हो। विवर्तन कब होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विवर्तन में कितने स्रोत होते हैं प्रकाश, अपन को देखने में तो एक लग रहा है भाई एक ही होगा, एक ही छेद है, तो क्योंकि ये तो छेद बड़ा कर रखा है, वैसे तो इनको अपन इतना सा लेते हैं बहुत छोटा, ठीक है ना, लेकिन ये इतना सा छेद है ना तब भी बहुत छोटा ले लेंगे ना तब भी अपन स्रोत को तो कम नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ ज्यादा स्रोत होंगे इसे, क्योंकि तरंगागर का प्रत्येक बिंदु क्या होता है एक स्रोत की तरह कार्य करता है। तो इसमें स्रोत होंगे मेनी, बहुत सारे, ठीक है, क्लियर है ना। दूसरा जो है इसमें आयाम, जो व्यतिकरण था उसमें अगर आयाम समान होता था तरंगों का तो अपन को वहां पर जो विनाशी व्यतिकरण मिलता था वहां पर परिणामी आयाम क्या हो जाता था 0। इसमें परिणामी आयाम 0 नहीं होता। इसमें जो दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई होती थी व्यतिकरण में, मतलब फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती थी व्यतिकरण में सब में बराबर होती थी, इसमें नहीं होती। और तीव्रता व्यतिकरण में अपन ने पढ़ा था इस तरह से आती है, काली चमकीली काली चमकीली। तो इन सब की जो तीव्रता है ना वो समान होती है, लेकिन विवर्तन में क्या है तीव्रता कम होती जाती है। ये सब चीजें जो अपन ने अभी सीखी है ना वही यहाँ पर अंतर में लिखना है अपन को। और व्यतिकरण वही 2 कला संबद्ध स्रोतों से होना चाहिए जिनकी आवृत्ति समान हो, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे स्रोत होते हैं, ठीक है ना, कला संबद्ध